हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, रिवीजन क्लास में देखते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2-2 अंक के पूछे जाते हैं और मैक्सिमम आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप भी फटाफट तैयार करते चले। चलिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है बच्चों? एक इस प्रकार से सेल जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल। सिंपल है, जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा बच्चों, वो आपका विद्युत रासायनिक सेल है। आपको यहाँ पर शाब्दिक रूप से समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है, यदि समझ लिए कि विद्युत रासायनिक सेल यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, एक ऐसा निकाय जिसमें आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो आपका विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही सिंपल है। देखिए, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य जो विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कितना सिंपल है। किसी विद्युत रासायनिक सेल आप सबको पता है ना, कि दो पात्र होता है, दो पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, दो पात्र होता है, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इसमें अलग अलग विद्युत अपघट्ट रहता है, इसे लवण सेतु के माध्यम से जोड़ा जाता है और इसके दोनों के बीच एक हम धारामापी लगा करके, है ना, तांबे के तार की सहायता से इसको जोड़ देते हैं, तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। अब विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये आपका वैद्युत अपघट्ट है, इनके बीच जो विभव का अंतर होगा वही आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हालांकि इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है ना, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है? मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप देखिए कि किसी अर्ध सेल में, अर्ध सेल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक छोटा सा पात्र है और इसमें आप केवल एक इलेक्ट्रोड लगा दें तो ये आपका अर्ध सेल कहला जाता है। किसी अर्ध सेल मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रोड है का मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबाने से उत्पन्न होता है। मतलब मान लीजिए जैसे हमारा ये जिंक का क्षण है और जिंक का ही यहाँ पर विद्युत अपघट्ट जैसे ZnSO4 है। ठीक है, इसको 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर सांद्रण विलयन पर डुबाने पे जो यहाँ का विभव होगा वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको यदि आप हमारे भाषा में नहीं समझोगे तो फिर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर ये बोला गया किसी अर्ध सेल का मतलब जब एक इलेक्ट्रोड किसी विद्युत अपघट्ट में डूबा हो तो अर्ध सेल है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसे उसी के आयन में डुबाया गया है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है वो जिंक के आयन में ही डुबाया गया है, मतलब आपका जिंक का ही यहाँ पे विद्युत अपघट्ट है। कंडीशन है कि ये अर्ध सेल में एक इलेक्ट्रोड जब 298 केल्विन ताप पर, और विलयन कैसे होना चाहिए? 1 मोलर सांद्रण वाला, मतलब 1 मोल प्रति लीटर में उपस्थित हो, इस सांद्रण पर जब इसको डुबाया जाता है तब जो विभव उत्पन्न होता है वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी परिभाषा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं तो आपको क्लियर हो पाएगा। इसकी परिभाषा देखिए, साम्यावस्था में अर्ध सेलों, वही बोला हाफ सेल के इलेक्ट्रोड विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वही चीज हमने कहा ना कि भाई अर्ध सेल का जो विभव है वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। पर कब? यदि किसी अर्ध सेल में अर्थात एक इलेक्ट्रोड में 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड के विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर वही कहा ना मैं कि भाई हमारा एक अर्ध सेल है, वो अर्ध सेल इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रोड जिसमें डुबाया गया है, जिस धातु का इलेक्ट्रोड है उसी को विद्युत अपघट्ट हो और 298 केल्विन ताप पर और 1 मोलर सांद्रण के विलयन पर जब उसे डुबाते हैं तो जो विभव उत्पन्न होता है वही उसका वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, जो समझाया उसे आपको समझना, यहां पर रिवीजन कराना हमारा काम है। ओम का नियम क्या है? किसी धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों या विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ये ज्यादा कुछ है ही नहीं है। ओम का नियम क्या कहता है कि जो भी बहने वाली धारा है वो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगा। ठीक है, मतलब
ये भी समानुपाती आई तो भी बराबर आर आई। ये आपका बच्चों ओम का नियम है। ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था कि यदि किसी चालक की भौतिक, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों का जो विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, अब यहां पर किसी सेल की बात करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं और उसके माध्यम से धारा बह रही है, तो किसी धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली जो विद्युत धारा की प्रबलता है, ठीक है, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, प्रबलता या चालक है ना, उसके सिरों या विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। कुल मिलाकर के भी समानुपाती आई या भी बराबर आर आई। अब आप कहोगे सर क्या फिजिक्स वाला नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा केमिस्ट्री का केमिस्ट्री जैसे ही लिखना है। कभी कभी टीचर नंबर काट देता है। बाकी आप देखिए इस बुक में आपका फिजिक्स जैसा लिखा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भी समानुपाती आई भी बराबर आर आई, जहां आर एक नियतांक है, चालक विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, चीजें क्लियर। आगे भी लिखा है भाई साहब, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर भी है, विलयन में बहने वाली धारा की प्रबलता आई के समानुपाती होती है। यदि विभवांतर भी धारा आई तो भी समानुपाती आई भी बराबर आर आई। ये वो उसी का पार्ट है, जिसको लिखना है तो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? अब ये सेल स्थिरांक क्या है देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास एक सेल है और उनमें इलेक्ट्रोड तो लगा रहेगा, है ना, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और जो आपका इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, उन दोनों का अनुपात ही आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। थोड़ा यहां देखिए, किसी चलकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक, समझ में आया? आप कहोगे सर ये कैसे होगा? मान लीजिए एक सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, इनकी बीच की दूरी L है, विद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल L है। तब जो आपका सेल स्थिरांक x बराबर होता है L/E। ये फार्मूला है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं कि स्थिरांक, जिससे सेल स्थिरांक कहते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसका मात्रा कोई पूछे तो देखो x बराबर, यदि L का तो सेंटीमीटर या मीटर, और क्षेत्रफल का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या कि आप लिख सकते हो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। चीजें क्लियर? चले भाई साहब, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? देखिए, ये गैल्वेनीकरण जो एक प्रक्रिया है, संक्षारण से बचाव के लिए एक प्रक्रिया होता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए उस पर जिंक की तह लगाई जाती है, मतलब परत लगाई जाती है। यह प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण आयरन में जिंक फिल्म के ऊपर भास्मिक जिंक कार्बोनेट की अदृश्य सतह होती है, जिसके कारण गैल्वेनाइज्ड आयरन की चमक कायम रहती है। कुल मिलाकर के आयरन को यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके सतह पर जिंक का परत लगाना ही गैल्वेनीकरण कहलाता है। आप अपने भाषा में लिखो, हमारे भाषा में लिखो, ठीक है, कठिन नहीं है। अब कहोगे सर ये कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नहीं? आपके मन में बहुत सारे सवाल होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए भाई थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने भाषा में पढ़ो, समझो। यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो यदि आप हमारे भाषा में समझे रहोगे तो उसे आसानी से लिख पाओगे, और नहीं समझोगे तो फिर आपको भूल जाएगा। लवण सेतु क्या है? अभी मैंने आपको एक सेल समझाया था कि ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें लवण सेतु होता है। ये लवण सेतु उल्टा यू आकार का कांच का नली होता है, जिसके अंदर KCl या KNO3 या अगर अगर की जेली भर दी जाती है। यही आपका है क्या? लवण सेतु। ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों। लवण सेतु क्या है? उल्टे आकार की कांच की नली है, जिसमें हम या तो पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट या अगर अगर की जेली भर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे डायग्राम आप देखोगे, ये आपका डायग्राम देखो, विद्युत रासायनिक सेल है ये आपका उल्टा यू आकार का कांच का नली है। ठीक है, जो कि दोनों यहाँ पर जो विद्युत अपघट्ट है, यहाँ पे दोनों यहाँ पर इनके आयनों की सांद्रताओं को बनाए रखता है।
ठीक है, पदार्थ को जोड़ता नहीं है। मतलब यहां पर एक विद्युत अपघट दूसरे में नहीं, केवल आयन यहां से स्थानांतरित हो सकते हैं, तो इसका काम है केवल आयन का स्थानांतरित करना। तो लवण सेतु KCl, KNO3, Na2, SO4 तथा अगर अगर की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहा जाता है। इसके कार्य बच्चों, कार्य पूछा जाता है। इसके द्वारा दो विलयनों के बीच विद्युत संपर्क होता है, विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, मतलब दोनों विलयन क्या होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं, अर्थात विलयनों का आदान प्रदान नहीं करता, केवल आयन आदान प्रदान होता है। दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखता है। क्या बच्चों, दोनों विलयनों के उदासीनता को बनाए रखता है। आगे देखिए, अर्धसेल के मानक विभव से आप क्या समझते हैं? किसी अर्धसेल के मानक विभव का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? किसी सेल का मानक विभव क्या, देखिए, किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभव मान होता है जो किसी पदार्थ के एक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित हो, क्रियाकारक एवं उत्पाद के रूप में विद्यमान स्पीशीज की सक्रियता एक इकाई हो। अब इसके पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, वही चीज यहां पर भी है कि हमने क्या कहा था कि अर्धसेल मतलब एक इलेक्ट्रोड केवल। यहां पर विद्युत अपघट हमने कहा ZnSO4 का है, ठीक, और यहां पर हमने कहा यह जिंक का छड़ है। इसका जो टेम्परेचर है 298 केल्विन है, ठीक है। अब यहां पर इसका जो विलयन है 1 मोलर सांद्रण का है। यह चीज हमने पहले ही बताया कि किसी भी मानक विभव क्या है, किसी भी अर्धसेल का वह विभव जो कि इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर सांद्रण विलयन पर तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर उत्पन्न करने से जो विभव उत्पन्न होता है वही आपका मानक विभव कहलाता है। कुछ समझे कि भाई साहब, किसी अर्धसेल मतलब इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबाने से जो विभव उत्पन्न होता है वही मानक विभव कहलाता है, मतलब अर्धसेल का मानक विभव। देखिए ना, किसी इलेक्ट्रोड अर्धसेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभव है जो किसी पदार्थ के एक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित हो, क्रियाकारक उत्पाद के रूप में विद्यमान स्पीशीज सक्रियता तथा एक इकाई हो। अब आपको लगेगा सर ये क्या है? अरे वही चीज है, वही चीज है कि किसी भी इलेक्ट्रोड को हमने एक विद्युत अपघट्ट में डुबाया, लेकिन उसकी कंडीशन थी 298 केल्विन ताप, 1 वायुमंडलीय दाब और 1 मोलर सांद्रण विलयन पर यदि किसी विद्युत अपघट्ट को डुबाया गया तो उसमें जो उत्पन्न विभव है वही अर्धसेल का आपका विभव कहलाता है। चीजें क्लियर? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हम और कुछ बातें चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर प्रश्न बैंक का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे साथ में, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आक्सीकरण क्या है बताओ? आक्सीकरण कौन नहीं बता सकता है? आक्सीकरण का मतलब है किसी धातु की सतह पर ऑक्सीजन या पदार्थ पर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, ठीक है। ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना यह भी ऑक्सीकरण है। धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, ठीक है, यह भी ऑक्सीकरण है, क्योंकि धन निकलेगा तभी ऋण जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन निकलेगा तभी ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है या कि हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाइड्रोजन निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ जाता है अथवा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में हाइड्रोजन निकल जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण में पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है? आगे देखिए, अपचयन क्रिया को समझाइए। अपचयन इसका अपोजिट है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा समय लॉस नहीं करना है। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्ट का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से विद्युत अपघटन, अपघटन बोला है ना, विद्युत अपघट्ट, और एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको जल में घोल दे तो वो अपने आयन में टूट जाए, वो आपका एक विद्युत अपघट्ट है। कोई भी पदार्थ जिसे जल में घोलने पर यदि वो आयन में टूटता है तो आपका विद्युत अपघट्ट कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों? विद्युत अपघट्ट। विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई। विशिष्ट चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम।
चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, जिसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, याद रखना बच्चों, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये परिभाषा यदि कोई पूछ दे, मात्रक, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये पूछा जाता है। कोलरास का नियम क्या है? अनंत अनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता उस पर उपस्थित धन आयन ऋण आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस खत्म कहानी, कुछ ही नहीं है। कोलरास का नियम आप पढ़े हो। कोलरास का नियम है क्या? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर जो चालकता है उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब किसी विलयन में कितने धन आयन है, किसी विलयन में कितने ऋण आयन है, उनकी चालकताओं का योग ही वो विलयन की अनंत अनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता होती है। ठीक है, कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के मोलर या अनंत अनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। कुल मिलाकर के किसी विलयन में कितने आयन है, धन और कितने ऋण आयन, उनकी चालकताओं का योग ही उस विलयन की टोटल तुल्यांकी या मोलर चालकता होती है। चीजें क्लियर? इस पर मैं सेपरेट भी वीडियो लाऊंगा। जैसे कोलरास का नियम बड़े क्वेश्चन है ना बच्चों, तो इस पर वीडियो लाना पड़ेगा, नहीं है ना, तो इसका वीडियो बड़े लेवल पे भी आएगा। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं भाई साहब? ठीक, चलो, संचारण क्या है? संचारण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई धातु है, यदि उसे खुला छोड़ दे तो नमी की उपस्थिति, वायुमंडल की उपस्थिति में उसके चारों ओर एक अवांछनीय पदार्थ हो जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होता है। संचारण का मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है, मतलब किसी धातु के खुले पर छोड़ देने पर वायुमंडल और नमी की उपस्थिति में उसके सतह के चारों ओर एक परत बन जाती है, जिससे वो पदार्थ धीरे धीरे क्षरित होता है, धीरे धीरे नष्ट होता है। यह प्रक्रिया आपका संचारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना। ओम का नियम आपने पढ़ ही लिया। विशिष्ट चालकता वही है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर या विभव के अंतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोड के सेलों की जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं ना सेलों में, उनके विभव का जो अंतर ही बच्चों आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। बाकी कोलरास का नियम अलग से वीडियो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनुप्रयोग, इस पर मैं कोलरास का नियम और अनुप्रयोग दोनों एक साथ कराएंगे। इसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव आपने पढ़ ही लिया। अर्ध सेल से क्या तात्पर्य है बताओ? अर्ध सेल का तात्पर्य क्या है? चूंकि जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, उसमें दोनों क्रिया होता है, आक्सीकरण और अपचयन। तो जब केवल एक क्रिया होगा तब उसमें बच्चों आपका अर्ध सेल कहलाएगा। अर्थात एक इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, एक ही विलयन में डुबाया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, सब वही प्रोसेस है। एक बार यदि कहानी आप समझ लेते हो बच्चों, तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि मैंने एक पदार्थ जिंक को लिया था और ZnSO4 में डुबा दिया था। सही है कि नहीं? तो ये मेरा एक प्रकार से अर्ध सेल बना था। ठीक है, अर्ध सेल। और चूंकि आपका यदि कोई भी सेल है तो उसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज होता है। सही है कि नहीं? यदि आपके पास कोई सेल है तो उसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज होता है। लेकिन जहां बात आ जाती है अर्ध सेल की, तो उसमें केवल या तो आक्सीकरण होगा या तो अपचयन होगा। जैसे गैल्वेनिक सेल में, जिसमें जिंक को ZnSO4 विलयन में डुबाया जाता है और कॉपर को CuSO4 में डुबाया जाता है। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जिंक एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और इस पर आपका अपचयन होता है। तो ये तो बताया गया है कंडीशन कि जो आपका एक प्रकार से विद्युत रासायनिक गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें दो अर्ध सेल होते हैं और अर्ध सेलों को मिलाकर के एक सेल बना दिया जाता है। तो अर्ध सेल से क्या तात्पर्य होता है? अर्ध सेल का मतलब होता है कि जब कोई एक इलेक्ट्रोड किसी विद्युत अपघट्ट में डुबाया जाता है तो उसमें या तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन हो, तो आपको आपका अर्ध सेल कहलाता है। ठीक, बाकी सेल स्थिरांक की परिभाषा आपको बता दिया गया कि विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो आपका सेल स्थिरांक होगा। इकाई भी मैंने आपको बता दिया था। कभी कभार किसी पदार्थ में चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पूछ दिया जाता है। रिवीजन करने आए हैं तो यहां पर रिवीजन करके ही जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। यही तो है हमारे चैनल की विशेषता बच्चों की, आप लोगों के साथ यहां पर टाइम पास नहीं किया जाता, ज्यादा से ज्यादा चीजें है ना शेयर की जाती है और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझाई जाती है। बट यार आप लोग जब समझदार होगे तब ना, कितना भी आपको समझा दिया जाए, पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ेगा और ना पढ़ने वाला तो भाग जाएगा। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक
देखो, अंतरायनिक आकर्षण, आयनों की विलयन योजना, विलायक की श्यानता और ताप, ये 4 कारक है। कभी कभार पूछा जाता है, बाकी इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको एक सेपरेट अलग अलग वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी और आप तैयारी भी कर पाओगे। ठीक, बाकी 20-20 मिनट 33 मिनट के वीडियो आते रहेंगे बच्चों, निरंतर आप लोगों की तैयारी होती रहे। और चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। हमारे शिव कोचिंग क्लासेस के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है, और बस यही उम्मीद रहता बच्चों कि आपकी पेपर बेहतर से तैयारी हो और आपका पेपर में भी जो भी हम पढ़ाएं अच्छे से नंबर आ जाए। ठीक है, इसी उम्मीद से आपको हम पढ़ाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।